दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? ईडी की सुनवाई यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दादागिरी इस दौर में जैसे चल रही है, उसकी सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है। उस पर कब क्या कौन सा फैसला आएगा कोई नहीं जानता है। इस देश के पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कौन सा फैसला आएगा कोई नहीं जानता है। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट फंडिंग और कॉरपोरेट की लूट को लेकर जो पीआईएल है, उस पर आने वाले वक्त में कौन सा फैसला आएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को लेकर उम्मीद और आस इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके से टिमटिमाने लगी है, जहां पर भरे अंधेरे के भीतर कोई जुगनू टिमटिमाते हुए आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार संस्थानों का खत्म होना, मीडिया का खत्म होना और संवैधानिक संस्थानों की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया है, वह भी सामने ना आ पाना, तो ऐसे में सरकार के गले की फांस क्या आखिरी संस्था के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही बची है? क्योंकि संसद किस रूप में चलती है, किस रूप में चल रही है, यह हमारी आंखों के सामने है। मीडिया की मौजूदगी क्यों विपक्ष को धराशायी करने पर ही लगी रहती है और उसकी आवाज भी बताने की स्थिति में मीडिया क्यों नहीं आ पाता है, अब यह भी बताने की जरूरत नहीं है। इस देश के भीतर में वो तमाम जांच एजेंसियां जो अपने तौर पर प्रीमियर जांच एजेंसी के तौर पर जिनका प्रावधान है और जिनकी उपयोगिता और जिन्हें जब नियमित किया गया यह सोच के कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कार्रवाई होगी, वह भी चीज धूमिल होने लगे। तो ऐसे में क्या वाकई इस दौर में सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद और आस के तौर पर है, जब सारी चीजें टूटती चली जा रही है? क्योंकि एक मजिस्ट्रेट का फैसला और संसद की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि हवाई जहाज के भीतर से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को उतारा दिल्ली पुलिस ने और गिरफ्तार उनको कर लिया, और 2 से 3 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कह दिया कि जी नहीं, गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश और असम सरकार को नोटिस भेज दिया कि जो एफआईआर हुई है उस पर आके सफाई दीजिए। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, मामला चल रहा है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बेल देता नहीं था, वो बेल देने लगा। घंटे 2 घंटे के भीतर सुनवाई भी इस देश के भीतर में होने लगी। और इसी प्रक्रिया में जब आप सीजीएम यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के दायरे में जाकर पहुंचेंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सूरत के, उन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले पर अमल करने में संसद के कार्यालय ने देर नहीं लगाई। और जबकि वहां पर जो फैसला था वो मानहानि को लेकर था, और वहां पर जिक्र सरनेम को लेकर था, सरनेम मोदी था। और पवन खेड़ा ने जो कहा था उसमें सरनेम से पहले जो पिता का नाम लगता है, उसी को हटाकर उन्होंने गौतम अडानी का शब्द इस्तेमाल किया था। सवाल कई आपके जहन में आज आ सकते हैं, क्या वाकई इस देश के भीतर में तमाम संस्थानों के खत्म होते की प्रक्रिया में और विपक्ष की मौजूदगी जब नजर ना आ रही हो, तो ऐसे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा है? और सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, तो उन्होंने कोई उम्मीद जगाई है? बीते हफ्ते भर नहीं कहिए 10 दिन के भीतर उन्होंने 4 जगहों पर भाषण दिया। हर जगह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र था, प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र था, नागरिक के अधिकारों का जिक्र था, उन अधिकारों का हनन सरकार सत्ता ना कर पाए इसका भी जिक्र था, और एक प्रक्रिया के भीतर ट्रांसपेरेंसी का जिक्र था। वही ट्रांसपेरेंसी जो खत्म हो गई थी, वही ट्रांसपेरेंसी जो रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे तो बंद लिफाफे में वह हर चीज स्वीकार करते थे, चाहे वो राफेल का जिक्र उस पीरियड में हो रहा हो या कोई दूसरा मामला हो। लेकिन मौजूदा वक्त में कहा गया हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। तो हमें लगता है कि आज उन कच्चे चिट्ठे को खोलने की प्रक्रिया में खड़े होना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा तो इस देश के भीतर में तानाशाही का एक अद्भुत रूप आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट है तो तानाशाही को लेकर जो सवाल इस देश के भीतर में लगातार रेंग रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल और सामाजिक कार्यकर्ता तक नहीं है। मसला उसके आगे का है, क्योंकि अब बात इकोनॉमी से जुड़ गई है,
कॉरपोरेट से जुड़ गई है, पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ गई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ गई है और करप्शन की हदों के दायरे में जब अधिकार सत्ता के पास आ जाएं तो जिंदगी जीने के मोहताज होने के बाद हर कोई सत्ता की तरफ ही देखे, कुछ ऐसी प्रवृत्ति इस दौर में पनप तो नहीं रही है। आइए जरा इस कच्चे चिट्ठे को खोलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है इस दौर में इस चीजों का जिक्र करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ सवाल सबसे बड़े तौर पर 2015 में आए थे, जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी का जिक्र कॉलेजियम के समानांतर किया गया था और 2015 में संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी कानून के शक्ल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और उस वक्त जस्टिस केहर की अगुवाई में जो कमेटी बैठी उसने खुले तौर पर कहा कॉलेजियम से बेहतर कुछ नहीं है। शुरुआत दरअसल यहीं से होती है और उसके बाद एक लंबी छलांग मारकर मौजूदा वक्त में आकर खड़े हो जाइए। उसके दौर में आपको 4-5 पॉइंट ऐसे नजर आएंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगर आने वाले वक्त में आपको रेंगता हुआ नजर आ जाए तो फिर यह यकीन जानिए कि सरकार की जो सोच है, जो प्लानिंग है, वो शायद अमल में आ गई। और जिस तानाशाही या जिस 2024 का जिक्र बार बार किया जाता है, यह शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उसकी मौजूदगी दरअसल उन तमाम कमजोर संस्थानों को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट पर ही आकर टिक गई है, जहां पर यह सवाल कोई छोटा बड़ा नहीं है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो एक पैनल के तहत हो, जिसमें विपक्ष का नेता भी रहे, सरकार भी रहे और चीफ जस्टिस की मौजूदगी भी रहे, तब आप कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र अगर इस देश में चुनाव के आश्रय चलता है तो उसकी नियुक्ति सिर्फ आप खुद क्यों कर सकते हैं। अगर आपको कोई कानून बनाना है तो संसद में बनाइए। संसद के भीतर कानून तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर भी बना था, लेकिन सवाल सरकार अब समझ रही है, शायद इसीलिए वह एक टेस्टिंग की प्रक्रिया में है। इसीलिए कॉरपोरेट फंडिंग, इलेक्ट्रल बॉन्ड, पॉलिटिकल फंडिंग, ईडी का मामला और इन सब के बीच जो सुप्रीम कोर्ट के पास ईडी द्वारा दिए गए 129 पॉलिटिशियंस के नाम है, जो सीबीआई द्वारा दिए गए तकरीबन 124 पॉलिटिशियंस के नाम है, अब जब 5 अप्रैल को उस पर सुनवाई होनी है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत मायने करेगा। क्योंकि दूसरी तरफ 14 पॉलिटिकल पार्टी उस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और सुप्रीम कोर्ट का अपना इतिहास मौजूदा वक्त में भाषणों पे मत जाइए, जिसका जिक्र हमने ये कहकर किया कि स्वतंत्रता और नागरिक के अधिकारों का जिक्र चीफ जस्टिस लगातार कर रहे हैं, बल्कि इस परिस्थिति को भी समझने की कोशिश अब करनी होगी कि इस दौर में जब कॉलेजियम